तृतीय वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। हाइड्रोजन बंध के बारे में आज हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉन्ड स्ट्रेंथ पर और बॉन्ड फ्रीक्वेंसी पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अब हम देखते हैं। हाइड्रोजन बंधन में भाग लेने वाले दोनों समूह प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही के बल नियतांक यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ में परिवर्तन हो जाता है। सामान्यतः हाइड्रोजन बंधन से बंध सामर्थ्य में कमी हो जाती है, जिससे कंपन अवशोषण बैंड निम्नतर की ओर विस्थापित हो जाता है, यानी पीक जो है हायर फ्रीक्वेंसी से लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ चला जाता है और उसकी तीव्रता में वृद्धि होती है और उसके साथ उस पीक की चौड़ाई बढ़ जाती है, यानी उसमें पीक लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट होता है और ब्रॉडनेस ऑफ पीक जो है वो अपीयर होती है। हाइड्रोजन बंध से प्रोटॉन ग्राही की अपेक्षा प्रोटॉन दाता पर अधिक प्रभाव पड़ता है और आप सब जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है, एक है इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरी है इंट्रामॉलिक्यूलर, अंतराणुक और अंतराअणुक। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम प्रभावी होती है सांद्रता से, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सांद्रता से ज़्यादा प्रभावित होती है और अंतराअणुक हाइड्रोजन बंध पर सांद्रता का प्रभाव कम पड़ता है। इससे यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उपस्थित है, जैसे किसी भी कंपाउंड के अंदर सॉल्वेंट हमने विलायक लिया जल, तो इसके अंदर उस पदार्थ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से उसके पीक में चौड़ापन आ जाएगा और लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से जैसे अल्कोहल, एसिड, फिनॉल, इन सब के पीक में OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पाई जाती है और इस OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में कमी हो जाती है और ये लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपाउंड के अंदर उपस्थित होती है। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दो प्रभाव पड़ते हैं, एक लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट होना और दूसरा पीक का चौड़ा होना। इसके अलावा बंध कोण के मान में भी कई बार परिवर्तन होता है। किसी भी अणु में सामान्य बंध कोण के मान में कमी होती है तो कंपनशील बंध का बंध सामर्थ्य बढ़ जाता है, यानी कंपाउंड के अंदर बॉन्ड एंगल यदि कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का मान बढ़ जाता है और अवशोषण उच्चतर फ्रीक्वेंसी की तरफ विस्थापित हो जाता है और यदि बंध कोण के मान में वृद्धि होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के मान में कमी होती है और अवशोषण लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इस तरह से बंध कोण भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ को और रिजल्टेंट बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करते हैं। अब हम इसी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत इसके कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं। अवरक्त विकिरण के लिए ऊर्जा स्रोत के लिए हम नैनसेंट ग्लोवर लैंप को काम में लेते हैं। ये नैनसेंट ग्लोवर लैंप 30 मिलीमीटर लंबी और 2 मिलीमीटर व्यास की जिरकोनियम, यट्रियम एवं इरिट्रिबियम के ऑक्साइडों के मिश्रण की बनी हुई होती है। इस छड़ को 1500 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं और गर्म करने पर 400 से लेकर 4000 पर सेंटीमीटर तक का स्पेक्ट्रम सुगमता से हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो लैंप यूज़ किया जाता है वो नैनसेंट ग्लोवर लैंप काम में लिया जाता है और कई बार सिलिकॉन कार्बाइड की छड़ भी इसके
काम में ले सकते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोमीटर में एक वर्णी प्रकाश प्राप्त करने के लिए ग्रेटिंग या प्रिज्म को काम में लेते हैं। प्रिज्म की अपेक्षा ग्रेटिंग के अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। अवरक्त स्पेक्ट्रम के प्रकाश स्रोत से प्रकाश को दो पुंज में बांट दिया जाता है, यानी दो पार्टीशन उसके कर दिए जाते हैं। एक पुंज को सैंपल में से गुजारते हैं जिससे सैंपल बीम प्राप्त होती है, और दूसरे पुंज को रेफरेंस बीम कहते हैं। बिना सैंपल से गुजारे उसे सॉल्वेंट या ट्रांसपेरेंट, जैसे जल को जल से कंपेयर करें तो जल में से गुजारते हैं तो वो रेफरेंस बीम मिलती है। और प्रकाश पुंज को अवशोषक पदार्थ में से जब गुजारते हैं तो प्रकाश के कुछ अवशोषण के कारण उसकी तीव्रता के मान में कमी आ जाती है। और ये आपको मालूम है कि लैम्बर्ट बियर्ड के नियम के अनुसार होता है। और एब्जॉर्बेंस इजिकल टू log 10 की बेस पे I0/I होता है, और ट्रांसमिटेंस उससे उल्टा होता है, यानी ट्रांसमिटेंस इजिकल टू I/I0 होता है। तो जब हम इस तरह से पीक प्राप्त कर लेते हैं तो उन पीक को हम कंपेयर करते हैं। सैंपल यौगिक, जैसे सैंपल का पदार्थ जो है या तो कांच या क्वार्ट्ज की कोष्टिका में या सेल के अंदर रखा नहीं जा सकता है कांच के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ये आईआर रेडिएशंस की एनर्जी अवशोषित कर सकती हैं, जबकि यूवी और विजिबल के अंदर हम कांच या क्वार्ट्ज को काम में लेते थे। उसकी जगह पर यहाँ पर हम क्षार धातु के हैलाइडों के बने हुए सेल्स को प्रयुक्त करते हैं, यानी जो सेल्स होती हैं, यानी सेल जो बना हुआ होता है इसके अंदर वो पोटेशियम ब्रोमाइड या सोडियम क्लोराइड या और अन्य क्षार धातुओं के हैलाइड का बना हुआ होता है। विलायक के रूप में यहाँ पर ठोस पदार्थ यदि है तो ठोस पदार्थ केबीआर गुटिका या पैलेट्स के रूप में शुष्क अवस्था में रखते हैं। तो इस तरह से फिर हम आईआर अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। आईआर के अंतर्गत जल एक अच्छा विलायक नहीं माना जाता है। तो इस तरह से ये मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज दिया, ये ज़्यादा अपने सिलेबस में नहीं है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये जो है इंस्ट्रूमेंटेशन वो फिजिकल के सिलेबस में है। और अब हम बात करते हैं कार्बनिक पदार्थों में विशिष्ट अवशोषण बैंड। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप या विभिन्न क्रियात्मक समूह के यौगिकों के अभिलाक्षणिक बंध। इन अभिलाक्षणिक बंधों में हम सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की, क्योंकि हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन वाले जो पीक हैं वो सभी कंपाउंड्स के अंतर्गत पाए जाएंगे। या तो थोड़ी सी हायर फ्रीक्वेंसी थोड़ी इधर उधर हो सकती है, बाकी सभी कंपाउंड्स के अंदर ये वाले पीक पाए जाते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होने वाले पीक या स्पेक्ट्रा के बारे में बात करते हैं। यदि हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के अंतर्गत सी सिंगल बॉन्ड H और C सिंगल बॉन्ड C दो तरह के ही बॉन्ड पाए जा सकते हैं। सी सिंगल बॉन्ड H के अंदर आप देखो, मैंने क्लासीफाई किया है, स्क्रीन पे देखो, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग दो तरह के वाइब्रेशन पाए जा सकते हैं। इस तरह से
सी सिंगल बॉन्ड सी के अंदर भी स्ट्रेचिंग और बेंडिंग दोनों प्रकार के वाइब्रेशन पाए जाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सी एच स्ट्रेचिंग। सी सिंगल बॉन्ड एच स्ट्रेचिंग एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों तरह की हो सकती है। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग 2962 पर सेंटीमीटर पर पाई जाती है और सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग 2872 पर सेंटीमीटर पर पाई जाती है। और इस तरह से 2962 और 2872 दोनों पर CH स्ट्रेचिंग के दो पीक पाए जाते हैं। CH2 ग्रुप यदि प्रेजेंट है यानी कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो उस समय न्यू एसिमेट्रिक 2926 पर और सिमेट्रिक 2853 पर पाई जाती है और इस तरह से दो पीक पाए जाते हैं। यदि CH ग्रुप है तो वहाँ पर न्यू स्ट्रेचिंग मतलब केवल CH ही है और बाकी दूसरे ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर ये 2890 पर सेंटीमीटर पर सिंगल एब्जॉर्प्शन बैंड दिखाई देगा। अब हम इसमें CH बेंडिंग की बात करते हैं। CH बेंडिंग सीजरिंग वैगिंग दो तरह की इसके अंदर उपस्थित है। यदि CH3 ग्रुप है तो उसमें सीजरिंग कंपन पाए जाते हैं और ये 1375 पर सेंटीमीटर और 1450 पर सेंटीमीटर पर होते हैं। यदि CH2 ग्रुप है तो उसके अंदर सीजरिंग एंड वैगिंग दोनों तरह के पीक पाए जाते हैं। सीजरिंग पीक 1465 पर सेंटीमीटर और 1465 पर सेंटीमीटर पर सीजरिंग कंपन होते हैं और 1350 to 1150 पर सेंटीमीटर पर वैगिंग कंपन पाए जाते हैं। इसके साथ ही और लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ CH2 ग्रुप में रॉकिंग कंपन पाए जाते हैं। ये 720 पर सेंटीमीटर पर उपस्थित होते हैं। सभी तरह की रीडिंग्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं और इनको आपको ध्यान में रखना है। CH ग्रुप में भी डबलेट पाया जाता है। ये डबलेट का पहला पीक 1385 to 1380 पर सेंटीमीटर के बीच में होता है और दूसरा पीक 1370 to 1365 पर सेंटीमीटर के बीच में पाया जाता है। तो इस तरह से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के पीक हमें प्राप्त होते हैं। अब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के पीक के बारे में बात करते हैं। अनसैचुरेटेड कॉमन हाइड्रोकार्बन्स के जो सैचुरेटेड में पीक हैं वो तो इसमें उपस्थित हैं। इसके अलावा डबल बॉन्ड के कारण जो पीक हैं वो इसमें एक्स्ट्रा या अतिरिक्त पाए जाएंगे। सी ट्रिपल बॉन्ड सी यानी एल्काइन वाले कंपाउंड्स, इनमें भी उसी प्रकार से होता है कि कॉमन जो हाइड्रोकार्बन पीक हैं वो उपस्थित होंगे और साथ में इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसके पीक भी पाए जाएंगे। तो पहले हम एल्कीन के कौन से पीक होंगे उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि एल्कीन में सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग पाया जाता है। सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग दो तरह का हो सकता है, या तो आइसोलेटेड या कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड का मतलब है कि डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में उपस्थित हों। जब सी डबल बॉन्ड सी आइसोलेटेड होता है तो पीक 1667 पर सेंटीमीटर से 1640 पर सेंटीमीटर पर होते हैं, पर कंपैरेटिवली वीक पीक होते हैं। वीक पीक का मतलब है
कि इनकी पीक इंटेंसिटी कम होती है, यानी कि इनकी जो शार्पनेस है पीक की, यानी एब्जॉर्बेंस है, वो थोड़ी कम होती है। कॉन्जुगेटेड में डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन में पाए जाते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है 1,3-ब्यूटाडाइन, है ना। तो इसमें सबसे सिंपल एग्जाम्पल इसका है 1,3-ब्यूटाडाइन, इसमें कॉन्जुगेशन पाया जाता है। तो ऐसे कंपाउंड्स के अंदर सी डबल बॉन्ड सी पीक 1650 to 1600 पर सेंटीमीटर पर होता है, और यहाँ पर ये दो बैंड 1600 पर सेंटीमीटर पर उपस्थित होते हैं। तो सिमेट्रिक 1,3-ब्यूटाडाइन है तो वन बैंड होगा 1600 पर सेंटीमीटर पर, और यदि एसिमेट्रिक ब्यूटाडाइन है तो दो पीक होंगे। CH स्ट्रेचिंग 3000 से अबाव होगा। CH बेंडिंग आउट ऑफ प्लेन जो है वो 1000 to 650 पर एक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन इसके अंतर्गत मिलता है। इसके बाद हम एल्काइन के बारे में बात करते हैं। एल्काइन भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर है, इसके अंदर भी केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए सैचुरेटेड वाले पीक इसके अंदर उपस्थित होते हैं। और इसके अलावा C ट्रिपल बॉन्ड C के कारण इसमें जो पीक है एसिटिलीन में 2262 2100 पर सेंटीमीटर पर होते हैं। और मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड में, यानी एल्कीन जो है एसिटिलीन है, यानी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, परंतु एक हाइड्रोजन किसी भी ग्रुप से रिप्लेस हो गया तो वो कैसा हो जाएगा कंपाउंड? मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड में ये 2140 पर सेंटीमीटर से 2100 पर सेंटीमीटर पर होते हैं, यानी 2140 पर सेंटीमीटर टू 2100 पर सेंटीमीटर पर पाए जाते हैं। एसिमेट्रिक सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स में 2140 to 2190 पर सेंटीमीटर पर पीक पाया जाता है। CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में 3333 से लेकर 3267 पर एक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन पीक पाया जाता है, यानी सैचुरेटेड के कंपैरिजन में ये थोड़ा हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ होता है। और CH बैंडिंग में ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड एसिटिलीन में 700 to 610 पर सेंटीमीटर पर एक पीक पाया जाता है। तो इस तरह से मैंने आज आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताया, इनके इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बताया, और सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में पीक कहाँ और किस तरह के पाए जाते हैं इसके बारे में बताया। अगले वीडियो में हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और उनसे आगे और फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, के पीक्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।